प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कार्ल मार्क्स के एक और पॉइंट को पढ़ेंगे। इसमें दो पॉइंट हैं, जिसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। इन दो पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे इनकी। अब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन अपनी कृति, हमने आपको बताया था पहले भी कि उसकी सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है दास कैपिटल। तो इसी दास कैपिटल में उसने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन किया है। इसे समझने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत को जानना होगा। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य हैं। ठीक है, हर एक वस्तु के उसने डबल मूल्य लगाए हैं, दो प्रकार के मूल्य लगाए हैं। कैसे? एक तो उसका उपयोग मूल्य कि कैसे किसी वस्तु को उपयोग किया जाना है, उसकी वैल्यू क्या है, और दूसरा विनिमय मूल्य यानी लेन देन में विनिमय वाला मूल्य जो होता है कि किसी दूसरे सामान को लेकर अपना सामान दो या अपना सामान देकर दूसरे का सामान लो, ये होता है विनिमय, लेन और देन। ठीक है, जैसे हम पैसा देकर कोई सामान बाजार से खरीद लाते हैं। ठीक है, इससे पहले लोग एक सामान, जैसे किसी ने गेहूं चावल दिया और बदले में कुम्हार के यहाँ से घड़े खरीद लाया या लोहार के यहाँ से कोई चारपाई वगैरह उससे बनवाया या किसी मजदूर से कोई काम करवाया, है ना, ये भी विनिमय ही होता है। तो यहाँ पर उसका उपयोग क्या है? वस्तु का उपयोग मूल्य और दूसरा उसका विनिमय मूल्य। तो उसने कहा प्रत्येक वस्तु के साथ दो मूल्य अपना लेकर प्रत्येक वस्तु आती है। ठीक है, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। अब व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता, ठीक है, व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका मूल्य, उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। जैसी आवश्यकता होगी, व्यक्ति को थोड़ी आवश्यकता है किसी वस्तु की या उसको बहुत अधिक आवश्यकता है, उसी हिसाब से उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है कि समाज में व्यक्तियों को किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, उसी हिसाब से महंगी और सस्ती उपयोग मूल्य उसका निर्धारित होता है। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से उपयोग मूल्य बहुत अधिक है, बिना प्यास के व्यक्ति जिंदा ही बिना जल के नहीं रह सकता, जल ही जीवन है कहा जाता है, तो अधिक है। जिस मूल्य पर क्रेता विक्रेता यानी खरीदार दुकानदार से, क्रेता खरीदार है और विक्रेता दुकानदार है, तो जिस मूल्य पर क्रेता विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है, जैसे पानी की बोतल आप खरीदते हैं या कोई और वस्तु खरीदते हैं, उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। उससे उसका विनिमय की पैसा दिया, बदले में हमने सामान लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि 1 टन गेहूं के बदले 2 थान कपड़ा, 1 टन गेहूं के बदले 2 थान कपड़ा या 1000 रुपए की धनराशि प्राप्त की जाती है। अर्थात गेहूं का मूल्य कितना है? 1000 रुपया। 2 थान कपड़े का मूल्य भी 1000 रुपया है। ठीक है, तो यह 1 टन गेहूं का क्या है? विनिमय मूल्य है। ठीक है, जिसमें हम 1000 रुपया देकर गेहूं ले सकते हैं या कपड़ा ले सकते हैं। मार्क्स का कथन है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है। मार्क्स कहता है इसमें एक और मूल्य जुड़ा हुआ है, अतिरिक्त मूल्य। एक तो आवश्यकता उपयोग मूल्य है, दूसरा विनिमय मूल्य है, और यहाँ पर वो एक और मूल्य की बात कर रहा है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है, यानी विनिमय मूल्य और उपयोग मूल्य में जो अंतर निकलता है वही अतिरिक्त लाभ जिसको बोलते हैं। अतिरिक्त मूल्य अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपए मजदूरी मिलती है। ठीक है, मजदूर को एक साड़ी बनाने में 6 रुपए मजदूरी मिली। ठीक है, और मान लें कि उस साड़ी के निर्माण में कुल 8 रुपये व्यय हुए हैं। ठीक है, तो किंतु वह साड़ी बाजार में 20 रुपए में बिकती है। 8 रुपया लागत लगी और बाजार में बिकी कितने की? 20 रुपए की, और मजदूर को कितना मिला? 6 रुपए, यानी लागत से भी कम पैसा उसको मिला। ठीक है,
20 रुपए में बिकते हैं। तो इस प्रकार लागत मूल्य कितना हुआ? 14 रुपया। इन दोनों को घटाया गया तो 20 में से 6 अगर घटाया गया तो 14 रुपया हुआ। निकाल लेने के बाद 6 रुपया ऐसा अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना किसी श्रम के प्राप्त कर लेता है। हाँ, वही अतिरिक्त लाभ है जो बिना किसी श्रम के प्राप्त कर लेता है। बाजार में जब बिकने जाती है वस्तु तो अधिक दाम पर बिकती है और उसकी लागत से भी थोड़ा सा कम ही लगता है, तो उससे भी थोड़ा पैसा निकला और मजदूर को मजदूरी देने के बाद भी उस मजदूर को मजदूरी उसने कितनी दी? 6 रुपया, और उसको लाभ कितना मिला? 14 रुपए का। ठीक है, प्राप्त कर लेता है। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। वो कह रहा है यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। मार्क्स का कहना था कि यह अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। अब यहाँ पर मार्क्स श्रमिकों की तरफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में मजदूरों की मेहनत का परिणाम है। ये जो मूल्य है ये पूंजीपति को ना मिलकर मजदूरों को मिलना चाहिए, श्रमिक को मिलना चाहिए। अतः न्याय की मांग है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। लेकिन वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में श्रमिक उत्पादनों के साधनों के स्वामी नहीं होते, क्योंकि श्रमिकों के पास मशीनें तो होती नहीं है, उसे श्रम कर सकते हैं। उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है? जिसको हम पूंजीपति कह रहे हैं, वो है। इसलिए वो अतिरिक्त मूल्य को रख ले रहा है। अतः यह अतिरिक्त मूल्य उन्हें न प्राप्त होकर पूंजीपतियों के पेट में चला जाता है। ये जो 14 रुपए हैं ये पूंजीपति के पेट में चले गए। यही वर्ग संघर्ष का मूल है। यही कारण है कि वर्ग संघर्ष बराबर बना रहता है। ठीक है, ये उनका पहला है आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं हाँ वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गूढ़ अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, उसका विश्वास है कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर इतिहास का अनवरत विकास हुआ है। मार्क्स प्रथम व्यवहारिक दार्शनिक है, मतलब ये बौद्धिक नहीं बल्कि व्यवहारिक देखते हैं, जिसने इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां गहरा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, मार्क्स ने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवादी समाज का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना, यानी उनका क्लासलेस सोसाइटी हो जाए, वर्ग विहीन, वर्ग रहे ही ना, इसकी स्थापना करने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया का निरूपण भी किया है। जो आपको बताई कि वो संघर्ष करते हैं और कहते हैं हमारे श्रमिक कहता है कि हमारे पैरों में बेड़ियों के सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा विश्व पड़ा है, पूरा आकाश पड़ा हुआ है। तो ये उसने ये प्रक्रिया का निरूपण भी किया है। इस प्रकार समाजवाद को उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। लुई वाशर पेन के शब्दों में, लुई वाशर पेन कहते हैं कि मार्क्स ने समाजवाद को षड्यंत्र के रूप में पाया। उसने कहा समाजवाद एक प्रकार का षड्यंत्र है समाज में, तथा इसे एक आंदोलन का रूप दिया। उसने कहा कि हम श्रमिकों को के वर्ग को उठाएंगे, उसको एक आंदोलन का रूप दिया। उसने इसे एक दर्शन और दिशा प्रदान की। अपने विचारों से इस आंदोलन को, श्रमिकों के आंदोलन को एक दर्शन दिया, एक देखने का विजन दिया और एक दिशा भी प्रदान की। वैज्ञानिक समाजवाद की मूल बातें हैं, कुछ मुख्य बातें हैं जिनमें पहली है विश्व की उत्पत्ति और उसके विकास के मूल में मूल तत्व क्या है? पदार्थ है। ठीक है, वो कहता है पदार्थ ही वो मूल तत्व है जिससे विश्व का निर्माण होता है, तथा विश्व के विविध दृश्य गतिमान पदार्थ के ही भिन्न भिन्न रूप है, चाहे पहाड़, नदी, धरती, पृथ्वी, झरने, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, सबको देखें, सबके सब पदार्थ हैं। ठीक है, सेकंड वो कह रहा है कि विश्व का सामाजिक विकास द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार होता है। द्वंद्वात्मक थ्योरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार होता है कि जब दो वस्तुओं में द्वंद्व होता है तो तीसरी वस्तु निकल कर आती है जो कि विकास का कारण बनती है, तथा सामाजिक विकास के रूप के निर्धारण में भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां ही प्रमुख होती हैं। थर्ड वो कह रहे हैं कि अब तक सामाजिक विकास के विविध युग हुए हैं, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग और पूंजीवादी युग। वो कह रहे हैं कि सामाजिक विकास के विविध युग हो चुके हैं इस पृथ्वी पर। चौथे वो कहते हैं कि सामाजिक विकास के सभी युगों में वर्ग संघर्ष होता रहा है, तथा जब तक साम्यवादी व्यवस्था पुनः स्थापित नहीं हो जाती तब तक वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता, वो होता ही रहेगा। पांचवें नंबर पर कहते हैं वो कि पूंजीवादी युग में
यह संघर्ष पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में चल रहा है। पूंजीवाद का विनाश अवश्य भावी है, अवश्य ही पूंजीवाद का नाश होने वाला है। और छठवें कहते हैं, 6वें नंबर पर, कि पूंजीवाद की कब्र पर, जब उनका विनाश हो जाएगा, उनकी कब्र पर साम्यवाद की स्थापना होती है। इसमें उत्पादनों के साधनों और वितरण की पूरी व्यवस्था राज्य संस्था पर शोषितों का अधिकार होना है। मतलब जो राज्य की संस्था है वहां पर बड़े लोगों का अधिकार उच्च वर्ग का नहीं होना, बल्कि शोषित वर्ग का, जो सर्वहारा, जिसको वो सर्वहारा वर्ग कहते हैं, सर्वहारा वर्ग का अधिकार होना है। तथा राज्य संस्था का रूप सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र का होना है। ठीक है, इसको हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जाने का भी सिद्धांत लगभग ऐसा ही दिख रहा है। नंबर 7, समाजवाद तथा सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करेगा? उखाड़ फेंकेगा तथा साम्यवाद की स्थापना करेगा कि सभी समाज में समान हो, सभी को समान अधिकार मिले। नंबर 8, साम्यवादी युग में समाज वर्गहीन होने के साथ साथ राज्यहीन भी हो जाएगा। वो कहते हैं वर्ग तो रहेगा ही नहीं, सभी एक समान रहेंगे, इसलिए वर्ग व्यवस्था खत्म हो जाएगी और राज्यहीन भी हो जाएगा। अर्थात राजतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हो सकता है उसका इशारा लोकतंत्र की तरफ रहा हो, ये लोकतंत्र हो जाएगा। जब सभी लोग सर्वहारा वर्ग रहेंगे तो लोकतंत्र की तो स्थापना करेंगे, न कि राज्यतंत्र की। अब यहाँ पे अगर हम निष्कर्षतः कार्ल मार्क्स को टोटल देखें, जितने चैप्टर हमने पढ़े उसको अगर हम देखें तो कहा जा सकता है कि दार्शनिक दृष्टि से कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने हमें कल्पनाओं को छोड़कर वास्तविक तथ्यों और घटनाओं के आधार पर सोचना सिखाया है। उसने कहा, हम कहते हैं ना कि पृथ्वी धरती पर आओ, है ना, तब सोचो, तब देखो, मतलब वास्तविक परिस्थितियों को देखो, न कि काल्पनिक परिस्थितियों में विचरण करो। उसने सापेक्षता के आधार पर सापेक्षता के महत्व को उजागर किया है। उसके अनुसार मूल्य, मान्यताएं तथा नैतिकता के सिद्धांत, जो भी हम वैल्यूज बोलते हैं जिनको मूल्य, नैतिकता और मान्यताएं जो भी हैं हमारी, वो कहते हैं कि ये सब शाश्वत सार्वभौम नहीं होते हैं, ये समय समय पर बदलते रहते हैं। मूल्य बदल जाते हैं, परंपराएं बदल जाती हैं, नैतिकता बदल जाती है मानव की। वे विश्व में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं। मार्क्स ने लौकिक जीवन के महत्व का प्रतिपादन किया है। उसने कहा कि लौकिक जीवन अर्थात लोकतंत्र जैसा जीवन का होना चाहिए। उसने इस अंधविश्वास का खंडन किया है कि मनुष्य ईश्वर का अंश है। उसने कहा कोई ईश्वर का अंश मानव नहीं है, आध्यात्मिक प्राणी है और उसके जीवन का मुख्य ध्येय पारलौकिक जीवन की सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है। उसने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, आध्यात्मिक प्राणी है, उसका आध्यात्मिक विकास हो और अंत में वह ईश्वर की साक्षात करे और मोक्ष को प्राप्त करे। उसने कहा यह सब गलत है। उसने भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का भाव जगाया। कहा कि आप लोग मोक्ष की तरफ मत जाइए, बल्कि भौतिकता की तरफ आइए और भौतिक पदार्थ ही हमारे जीवन को सुख देने वाले हैं। उसने भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का भाव जगाया। उसने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को वैज्ञानिक ढंग से बताया है। यहाँ पर पॉपर नामक विद्वान के शब्दों में कहा गया है कि कथनी के स्थान पर करनी पर बल देने वाली विचारधारा होने के कारण मार्क्स क्या कहते हैं, कथनी मत कहो बल्कि करनी करके दिखाओ। हाँ, करनी के साथ, ये उसका विचार है। मार्क्सवाद निश्चय ही हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण सुधारवादी विचारधारा है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को यहाँ पर उसने प्रशंसा की है कार्ल मार्क्स की, और कहा है कि कथनी के स्थान पर करनी पर बल देने वाली जो विचारधारा है मार्क्स की, उसके कारण वो निश्चय ही हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण सुधारवादी विचारक है इस समय। तो आज कार्ल मार्क्स का चैप्टर खत्म होता है। इसके कई बिंदु हम लोग पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।